है एक्चुअली, बट वो दो वर्ड्स ट्रांसफर और वेरिस्टर। वेरिस्टर वर्ड आपने सुना ही नहीं होगा कभी आज तक। वेरिस्टर वर्ड नहीं सुना होगा ना आपने। ट्रांसफर तो भले आपने सुन रखा हो, ट्रांसफर तो इसमें दो वर्ड एक्चुअली, एक ट्रांस है और एक ये एस्टर है, इनको मिला करके है, लेकिन मतलब अभी समझाते हैं इसका क्या है ट्रांजिस्टर का। पहले तो एक लाइन में आप ये लिख सकते हो इन वन वर्ड ट्रांजिस्टर के बारे में अगर लिखना चाहते हो तो करंट रेगुलेटेड डिवाइस। फर्स्ट पॉइंट, करंट रेगुलेटेड थ्री टर्मिनल डिवाइस, मतलब ब्रॉड लाइन में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, करंट रेगुलेटेड थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब इसका क्या मतलब है करंट रेगुलेटेड थ्री टर्मिनल डिवाइस का मतलब, ऐसी डिवाइस जो करंट से कंट्रोल की जाती हो, एक डिवाइस जिसकी कंट्रोलिंग करंट के पास है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस भी कह सकते हो। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस जिसमें तीन टर्मिनल्स होंगे और यूजुअली इन तीन टर्मिनल्स के ना नाम दिए जाते हैं कुछ, मतलब जो ये ट्रांजिस्टर होता है, ये आप कह सकते हो कि दो पीएन जंक्शंस होते हैं इसमें, टू पीएन जंक्शंस। तो यूजुअली कुछ इस तरीके से करते हो कि, और सैंडविच मॉडल बोलते हैं इसको। सैंडविच मॉडल मतलब क्या होता है ना, सैंडविच मॉडल का मतलब ये होता है कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में, जैसे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक और पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उनके बीच में एन टाइप को सैंडविच के तरीके से प्लेस कर दो आप। तो एक पी एन जंक्शन यहाँ पर बन जाता है और एक पी एन जंक्शन यहाँ पर बन जाते हैं, तो दो पी एन जंक्शन है और तीन टर्मिनल्स कौन से हैं इसमें। तो ये जो दो सिमिलर वाले हैं, मतलब पी एन पी, तो जो दो ये सिमिलर वाले हैं, इनमें से जो एक टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल के लिए हम लोगों ने एक नाम रखा हुआ है इसका एमिटर टर्मिनल। दूसरा वाला सिमिलर टर्मिनल, उसके लिए एक नाम दोगे कलेक्टर, और इनके बीच में जिसको सैंडविच किया गया है उसको हम एक नया नाम दे रहे हैं यहाँ पर बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये तीन टर्मिनल्स कहलाते हैं ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर इज बेसिकली टू पीएन जंक्शंस इन विच one type of semiconductor is sandwiched between two opposite type semiconductors, या कह सकते हो कि between the two similar semiconductors one opposite type semiconductor is sandwiched। मैं बार बार सैंडविच वर्ड का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, सैंडविच बनाते समय भी दो ब्रेड्स के बीच में जिस चीज को आप सैंडविच करते हो उसकी कितनी थिकनेस होती है, मैंने जानबूझ करके नाम ये चूज किया है। नॉर्मली बटर मान लो, अगर आप बटर लगाते हो बिटवीन द टू ब्रेड स्लाइसेस, तो थिकनेस ऑफ बटर एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ ब्रेड स्लाइस क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा या बहुत कम। अगर नॉर्मल नेग्लिजिबल, बहुत कम, नॉर्मल आदमी खाए तो कंडीशंस लगी हुई है भाई। कुछ लोग अभी आप मिले नहीं हो ऐसे लोगों से। सर अभी कॉलेज नहीं गए ना। हाँ, वो इतना मोटा बटर का इतना मोटा स्लाइस रखते हैं, इतना मोटा स्लाइस बटर का। तो इसी बेस पर नाम भी है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमने तीन थ्री ब्लॉक्स आपको दिखाए हैं, एक हम कह रहे हैं एमिटर ब्लॉक, बेस, कलेक्टर। जो बेस है, अगर हम इनके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की बात करें ज्योमेट्री वाइज, तो ज्योमेट्री वाइज जो एमिटर है इसकी विड्थ मॉडरेट मतलब कि बीच में रहेगी, बेस बहुत ही पतला थिन, और कलेक्टर की विड्थ सबसे ज्यादा। मतलब अगर आप विड्थ वाइज कंपेयर करोगे ज्योमेट्रिकल विड्थ, तो ज्योमेट्रिकल विड्थ में सबसे आगे कलेक्टर, देन एमिटर एंड देन बेस। लेकिन अगर हम डोपिंग की बात करते हैं, इम्प्योरिटी के डोप करने की बात करें, डोपिंग कंसंट्रेशंस की बात करो, अगर इसमें कौन से एलिमेंट की डोपिंग की गई होगी, अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है तो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट, कौन से एटम डाले गए होंगे इनके अंदर इम्प्योरिटी के लिए? ट्राईवैलेंट, और इसमें पेंटावैलेंट। ठीक है, तो जो डोपिंग का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा आपका एमिटर में है, देन कलेक्टर में, और देन बेस में।
और जैसे जैसे अभी हम लोग इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो इसके रीजन भी समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों रखा जाता है। ज्योमेट्रिकल विड्थ सबसे ब्रॉड है कलेक्टर, और सबसे थिन पतला सा बेस, और मॉडरेट फॉर्म में एमिटर। लेकिन इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो डोपिंग से आते हैं वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये मॉडरेट फॉर्म में, और यहाँ पर नेग्लेजिबल फॉर्म, यहाँ पर ऑलमोस्ट निल नेग्लेजिबल डोपिंग की जाती है यहाँ पर। और सबका अपना अपना कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो वर्किंग के साथ ही समझ में आएगी। और क्योंकि यहाँ पर दो पी के बीच में एक एन को रखा है मैंने, इसको हम एक और नाम देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। दिस टाइप इज नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक और ट्रांजिस्टर हमारे लिए हो सकता है, ट्रांजिस्टर क्या है, दूसरा कैटेगरी भी है, सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को पुट कर दो, बिटवीन टू एन पी, इसको कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन इसमें भी नाम वैसे ही होंगे, इस टर्मिनल को एमिटर, इस टर्मिनल को बेस, और इस वाली टर्मिनल को कलेक्टर। ठीक है, ये सब बेसिक है, मतलब कि क्या है ट्रांजिस्टर में, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसकी वर्किंग समझनी है मेरे को, बट वर्किंग से पहले ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि एमिटर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है बेस में ना के बराबर, और कलेक्टर में मॉडरेट टाइप का। ट्रांजिस्टर की दो कैटेगरीज हैं, पीएनपी या फिर एनपीएन। ये इनका ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है। कहीं कहीं पर इनके रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से भी मिल सकते हैं। कुछ जगहों पर इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका डायोड वाला भी, डायोड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। क्योंकि ये एक पीएन जंक्शन है, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और एक बार के फॉर्म में। ये पीएन जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये काम यहाँ भी कर सकते हो इस वाले पीएन जंक्शन को। ये जो पीएन जंक्शन है इसको हम डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ऐसे करके ट्रायंगल और एक बार दिखा दीजिए। और ये भी एक पीएन जंक्शन है, सेकंड पीएन जंक्शन, तो यहाँ पर भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है यार इसका, इधर एमिटर, बीच में बेस, और साइड में कलेक्टर। ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये डायग्राम है तो ये भी ट्रांजिस्टर है, ये डायग्राम है तो ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर का ही सर्किट डायग्राम है। और एक और कन्वेंशन होता है, मतलब तीन तीन तरीके के सिंबल्स हैं इसमें, या तो इस तरीके से बना होगा डायग्राम, या फिर ऐसा डायग्राम, या एक और डायग्राम होता है। अच्छा, एक और चीज बता दें, अगर आप पीएनपी को रिप्रेजेंट करोगे तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। पीएनपी में ये पी और एन है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा। ट्रायंगल यहां बनेगा, बार यहां पर आएगा, पी का रिप्रेजेंटेशन, एन का रिप्रेजेंटेशन, फिर एनपी, ये कुछ ऐसे बनेंगे, कलेक्टर, एमिटर, और बीच में बेस। तो ये ध्यान देना थोड़ा सा कि दोनों ट्रायंगल्स अगर बीच में है, अगर ये दो ट्रायंगल्स के बीच में बेस है, तो यानी ये एनपीएन है। और अगर दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में बेस है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सिंबल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और तरीका है, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, वो ये, एक और सिंबल ये है, सर्कल, उसके इनसाइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे करके दो आप स्लैंटेड लाइंस निकालते हो, और ऐसे करके बाहर की तरफ तीन टर्मिनल्स। ये भी सर्किट, ये भी सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये भी सिंबल हुआ। एक टर्मिनल एमिटर हो गया, एक टर्मिनल बेस हो गया, और एक टर्मिनल कलेक्टर हो गया। तो या तो ये ऑप्शन आएगा, या ये ऑप्शंस होंगे, या फिर ये सिंबल, तीनों का एक ही सेंस है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल्स है, कोई इसको फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो करता है। बट क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करने को दिया जाता है कि पीएनपी और एनपीएन को डिफरेंशिएट करो आप, तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक डिफरेंस होता है। सिंबॉलिक डिफरेंस क्या होता है, एक एरो रखा जाता है इसके ऊपर, या तो वो एरो सर्कल के अंदर जाएगा,
या एक ऑप्शन ये भी होता है, सिंबल ऐसे ही होंगे लेकिन एरो बाहर की तरफ होगा, और इनके बेसिस पर डिफरेंशिएट करने को पूछते हैं कि विच सिंबल इज फॉर एनपीएन एंड विच सिंबल इज फॉर पीएनपी। सिर्फ ये एरो का डिफरेंस होता है, पीएनपी और एनपीएन के सिंबल में डिफरेंस ऑफ एरो, डायरेक्शंस ऑफ एरो का डिफरेंस है। और फिर पूछते हैं बताइए इसमें पीएनपी कौन है और एनपीएन कौन है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो एरो होता है वो फ्रॉम एन टुवर्ड्स पी, मतलब अगर ये एरो अंदर है तो यहां पर पी है, और अगर बेस पी है तो बाहर दोनों एन है। एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स पी, तो अगर ये एरो बाहर जा रहा है तो बाहर पी है, तो अगर इधर पी है तो इस साइड भी पी होगा, बिकॉज एमिटर और कलेक्टर हमेशा सेम टाइप के रहते हैं, पी पी और बीच में फिर ये एन। दैट मीन्स ये पी एनपी का सिंबल है, ये एनपीएन का सिंबल। सिंपल सा रूल ध्यान रखिएगा, ये जो एरो दिखाया जाएगा इनसाइड द सर्कल, ये हमेशा फ्रॉम एन टुवर्ड्स पी, एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ। ठीक है, ये हो गया खाली इंट्रोडक्शन, मतलब अभी ट्रांजिस्टर क्या होता है। लाइक अब इसकी वर्किंग वगैरह समझनी है, कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। फिर अगर नोट कर लिया हो तो जल्दी बताओ, फिर इसको आगे बताएं। हाँ जी, कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तो सिंपल, इट इज अ करंट कंट्रोल्ड और करंट रेगुलेटेड 3 टर्मिनल डिवाइस। व्हाट आर द 3 टर्मिनल्स? और पूछा जाए कि व्हाट आर द 3 टर्मिनल्स, तो आंसर है एमिटर, बेस, कलेक्टर। which one is heavily doped? Which one is heavily doped? Emitter. Which is emitter? Which is moderately doped? Which is moderately doped? Collector. Which is negligibly doped? Base. Which terminal has largest width? Collector. Moderate width, emitter. Negligible width, base. ये इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज टाइप, सिंबल लेकर के डिफरेंट। हाँ जी सर, जो ट्रायोड होता है सर, उसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं सर। हाँ सर, तो वो क्या इसी का पार्ट है मतलब? ट्रायोड और ये दोनों, ट्रायोड इसके पहले थे, ट्रायोड जो थे, और ये मतलब ऐसा ही कह सकते हो कि ट्रायोड की भी वर्किंग ऐसी ही है। ओके सर। हाँ, मतलब डायोड ट्रायोड पहले भी थे। सो ये आगे हटा रहे यार इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि 2 तरीके के ट्रांजिस्टर है, पीएनपी और एनपीएन। अब अगर हम दोनों की डिस्कशन करेंगे तो लगेगा टाइम ज्यादा, तो बहुत ऑनेस्टली आपको बता दे रहे, पीएनपी और एनपीएन दोनों नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से बोर्ड पेपर में भी, आपके बोर्ड के सिलेबस में भी अगर ये चैप्टर होगा तो शायद दोनों नहीं है। सीबीएसई के बारे में तो मैं हमेशा शेयर रहता हूँ कि वो सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछते हैं, इससे बढ़िया बोर्ड कोई नहीं है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको समझनी है, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। और साथ में डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप की मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगी। ये थोड़ा सा यार थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, डरा नहीं रहे, मतलब सिंपली आपको बता रहे कि सुनना पड़ेगा ध्यान से। रजाई बजाई में लेटे हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। ठीक है जी। तो यार इसमें देखिए 3 तरीके के मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या है ना बताऊं आपको। इसमें हमारे पास टर्मिनल 3 है, किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होंगे। और हम लोग को एक बात पता है कि वोल्टेज, अगर हमको वोल्टेज कहीं पर सप्लाई करना हो या वोल्टेज कहीं रिसीव करनी हो तो मिनिमम कितने टर्मिनल चाहिए होते हैं। आपके घरों में स्विच बोर्ड्स लगे होंगे और घर में न जाने कितने तरीके के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे। ठीक है,
कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पावर सप्लाई में 2 पिन ना हो, सिंगल पिन की सप्लाई स्विच बोर्ड में? नो सर। नो सर। नो सर। भाई या तो देखिए, जो भी डिवाइसेस आप यूज करेंगे, भाई 2 भी डिवाइस यूज करोगे, अगर आप इस या तो उसमें ऐसे 3 पिन होंगे अगर लैपटॉप वगैरह का है, या कम से कम 2 तो होंगे ना। ये 2 पिन तो हमेशा होती हैं, ये वाली मोटी Yes, वाली, sir. एक्सेप्ट वो जो पहले एक सिंगल पिन चार्जर आते थे उनको छोड़ दीजिए, बैटरी वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि वोल्टेज की सप्लाई देने के लिए या वोल्टेज का आउटपुट लेने के लिए मुझे 2 टर्मिनल कम से कम चाहिए। ट्रांजिस्टर में सिर्फ 3 टर्मिनल हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। इनपुट वोल्टेज के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, मतलब कुल मिला के 4 टर्मिनल चाहिए हमें, और टर्मिनल है सिर्फ 3। क्रिकेट के मैच में जब प्लेयर कम पड़ जाता है तो क्या करते हो? Substitute. प्लेयर ही कम है, सब्स्टिट्यूट किसको लगाओ? Yes, sir. Yes. क्या कुछ प्लेयर्स Common- कुछ लोग ऐसे नहीं Common- होते कॉमन कर देते हो कि तुम दोनों टीमों में खेल लेना भाई? अच्छा यहाँ सर। हाँ करते हो सर, ना? यस वैसे करा हुआ है सर। तो बीच का करते हैं। पहले उस कॉमन वाले को कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन उसको कॉमन कर देते हैं कि भाई तुम कॉमन प्लेयर हो। ठीक? तो इन 3 टर्मिनल्स को में से एक को हम कर देंगे कॉमन, कहेंगे तुम इनपुट के साइड भी चले जाओ और आउटपुट के साइड भी चले जाओ, और जिसको आप कॉमन करोगे उसी बेस पर नाम पड़ जाएगा। और 3 नाम है, पहला कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, दूसरा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, और तीसरा कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो जब आपसे कहा जाए कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, इट मींस base is the terminal which is common between the input and output. Common emitter means emitter is the terminal which is common between base, emitter is the terminal which is common between input and output. हमने क्या कहा कि ट्रांजिस्टर करंट रेगुलेटेड डिवाइस है, जिसका क्या मतलब होता है कि अगर हम उस डिवाइस के अंदर जाने वाली करंट को चेंज करेंगे तो बाहर आने वाली करंट कंट्रोल हो जाएगी। ये है ट्रांजिस्टर, मोटे मोटे लेवल पे अगर बात की जाए तो। जितनी करंट हम ट्रांजिस्टर के अंदर भेज रहे हैं, अगर उसको चेंज करते हैं तो उस वजह से उससे निकलने वाली करंट, जिसको हम आउटपुट करंट कहेंगे, वो भी चेंज होती है। ये लेमैन लैंग्वेज में आप ट्रांजिस्टर को समझ सकते हो, करंट रेगुलेटेड डिवाइस क्या होती है। So three type of operations हैं, 3 type of operations. One is common base operation, common emitter operation, common collector. अच्छी बात ये है कि हमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है डिटेल में हमको सिर्फ ये पढ़ना है। और बुरी बात ये है कि कॉमन बेस के भी फॉर्मूले आते हैं, तो एक अच्छी चीज है और एक खराब चीज है। ठीक है जी, थ्योरी आपको कॉमन एमिटर की पढ़नी है, लेकिन न्यूमेरिकल वो इसके भी पूछेंगे। ये थोड़ा सा उनका दोगलापन कह सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। स्टार्ट करिएगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। लिख लीजिए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर और उसकी मोड ऑफ ऑपरेशंस। क्या करते हैं, मैं इसके 2-3 तरीके के डायग्राम दिखाऊंगा। एक आपको दिखाता हूं पहले ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है वो देखो। हमने ये 3 ब्लॉक्स दिखाए और इंटेंशनली मैं यहाँ पर विड्थ कम दिखा रहा हूँ और यहाँ पर विड्थ ज्यादा दिखा रहा हूँ। इंटेंशन मेरी ये है, विड्थ से आप समझ जाओगे कि ये वाली एमिटर टर्मिनल है, ये वाली कलेक्टर टर्मिनल है, और जो एकदम नैरो, बिल्कुल नैरो, वो हमारे लिए बेस टर्मिनल है। बेस। टर्मिनल्स का मतलब ये होता है यार, टर्मिनल का मतलब जो हमको दिखता है। टर्मिनल्स अगर आप ना समझ पाए,
आप ये स्विच बोर्ड लगाते हो, 3 पिन प्लग लगाते हो, तो आपको इस बॉक्स के अंदर क्या है वो थोड़ी दिख रहा है। तो ट्रांजिस्टर एक बंद डब्बे में आएगा, आपके बाहर 3 टर्मिनल निकले होंगे बस। तो आप इसको कनेक्ट कर दो कहीं भी, उसके अंदर क्या है वो थोड़ी दिखता है हमें। वो तो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को पता है उसके अंदर क्या है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, स्टेप 1, पहले स्टेप पर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पहले स्टेप पर एमीटर को कर देंगे ग्राउंडेड। स्टेप नंबर 1, जिस टर्मिनल को कॉमन रखना है उसको ग्राउंडिंग करिए। जब मैं कॉमन एमीटर पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले एमीटर वाली टर्मिनल को कर देंगे ग्राउंडेड, ताकि इस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाए 0। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो इसका एमीटर बेस जंक्शन है, सुनना आप ध्यान से, एमीटर बेस जंक्शन, यहां पर मुझे फॉरवर्ड बायसिंग करनी है। एमीटर बेस जंक्शन पर फॉरवर्ड बायसिंग। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बैटरी अटैच करेंगे यहां पर एक बैटरी अटैच करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। आप बताओ कि यहाँ पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल किधर होना चाहिए। साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर उसको आरबी से डिनोट करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस जो बेस के साथ अटैच है, रेजिस्टेंस जो कि बेस टर्मिनल से अटैच है उसको आरबी। अब यहाँ पर एक बैटरी लगानी है मेरे को, उधर पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिसाइड करना है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज एनपीएन। तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव, हाँ देखिए मैंने कहा 2 पीएन जंक्शन हैं, तो ये एक जंक्शन है बिटवीन पी और एन, और पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग कल बता चुके हो आप। दिस पीएन जंक्शन हैज टू बी फॉरवर्ड बायस। तो इसका जो पी वाला टर्मिनल है, जो टर्मिनल पी साइड से निकल के आ रहा है सर वो ये हायर positive- पोटेंशियल पे होना चाहिए। हाँ, तो इस हिसाब से बैटरी आप इस तरीके से दिखा दो, और इसको डिनोट करते हैं वी बी बी, डबल बी लिखते हैं यहाँ पर। अब ऐसा क्यों लिखते हैं भगवान जाने क्यों लिखा आज तक, बट इसको वी बी भी लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ सर्किट दिखाएंगे, तो यहां से भी हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस, उसको आरसी कह दिया, वो रेजिस्टेंस जो कलेक्टर के साइड से जुड़ा हुआ है, प्लस एक बैटरी। अब ये बैटरी कैसी होनी चाहिए, देखो ये वाला जो पीएन जंक्शन है, ऊपर वाला पीएन जंक्शन, पी और एन, मतलब कि कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रिवर्स बायस करना है मेरे को। ट्रांजिस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। मतलब कि ट्रांजिस्टर इज 2 पीएन जंक्शंस, वन इज फॉरवर्ड अदर इज रिवर्स। तो बेस एमीटर को फॉरवर्ड रखा, कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स करना है मेरे को। तो बेस तो ऑलरेडी प्लस से जुड़ा हुआ है, मतलब पी टर्मिनल ऑलरेडी प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एन और ज्यादा पॉजिटिव से जोड़ दो। रिवर्स बायस का ये तो मतलब है कि जो जितना पोटेंशियल पी पर है उससे ज्यादा पोटेंशियल एन का हो जाए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे, और ये 2 बैटरीज दिखाने का सिग्निफिकेंस क्या है मेरा, जैसे यहाँ सिंगल दिखा रहा है, यहाँ 2 दिखा रहा है, इसका सिग्निफिकेंस कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, मतलब इस एन का जो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा वो इस पी के पॉजिटिव पोटेंशियल से भी ज्यादा होगा, और यही कंडीशन यहाँ पर रिवर्स बायस को इंडिकेट करेगी। डायग्राम क्लियर हुआ, देखो यस सर। है ना, ये समझने वाला लॉजिक है बच्चा। हाँ जी, और इसको डिनोट करेंगे VCC से, डबल सी लिख दिया इसमें, ये डबल बी डबल सी। ये है ट्रांजिस्टर की बायसिंग। नंबर 1 पे हमको समझना होता है व्हाट इज द बायसिंग, टाइप ऑफ अ बायसिंग, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड, कौन सा जंक्शन रिवर्स। तो ये एक कहानी यहाँ पर है। ट्रांजिस्टर चाहे PNP हो चाहे NPN हो,
एमिटर बेस जंक्शन पे जब भी आप बैटरी दिखाओगे अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर जंक्शन पे जब बैटरी दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू रिवर्स बायस। ठीक है, प्रोसीड करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी वर्किंग समझो क्या होती है, पूरी कहानी इसकी कैसे चलती है, मतलब ट्रांजिस्टर की वर्किंग मोड क्या है। सबसे पहले ये जो एमिटर वाली साइड है इसमें एन टाइप का मतलब इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं इसके अंदर, हेवली डोप्ड। और ये पी टाइप जिसको कह रहे थे अब, पी टाइप, उसमें छोटे छोटे मतलब कुछ होल्स दिखाएंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, तो हम यहाँ पर सर्कल्स दिखा रहे हैं जो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, और इधर भी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। और मैंने अपने डायग्राम के थ्रू एक मैसेज आपको ये दिया है, मैंने यहाँ पर ज्यादा ई लिखा हुआ है। देखिए पूरा डायग्राम इंटेंशनल था, ये विड्थ कम दिखाई है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा दिखा रहा हूँ, विड्थ ज्यादा दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम दिखा रहा हूँ। ये उस बात को इंडिकेट कर रहा है, जरा विड्थ कम है लेकिन डोपिंग ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है लेकिन डोपिंग कम है। समझ पाए यहाँ तक बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब एक ही डायग्राम में सारी बातें रख दी, सब कुछ हम वाया डायग्राम पढ़ना चाह रहे हैं, एवरीथिंग वाया डायग्राम। अब वर्किंग किस तरीके से होती है इसकी, ट्रांजिस्टर का वर्किंग, मतलब ये सब कुछ करने से इसमें काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम सुनो, सबसे पहली चीज क्या होती है, क्योंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान दीजिएगा, बेस पर पॉजिटिव टर्मिनल है और कलेक्टर पे और पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव है, और नीचे जीरो है, एमिटर साइड पर जीरो है, ग्राउंडेड है या माइनस कह दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। ठीक, आज तक तो ऐसे ही चला आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और ये प्लस से माइनस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। कुल मिलाकर के पूरे ट्रांजिस्टर में यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे ट्रांजिस्टर में यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और फॉर दिस रीजन one junction was forward bias and the other junction was reverse bias, so that we get electric field in one direction only. ठीक है, ये भी कहानी ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के बीच आप सबको पता है कि दुश्मनी चलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को किधर की तरफ फोर्स करेगा, कौन सी डायरेक्शन में इनको एक्सेलरेट कर देगा, ऊपर की तरफ। ऊपर ऊपर, यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ भेजे जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ भेजे जाएंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। इंजेक्टर वाली मतलब एमिटर वाली साइड से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर रहे हो, जैसे इंजेक्शन लगता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कलेक्टर की साइड पर भेज रहे हैं। ये लिख लीजिएगा, वर्किंग का पहला पॉइंट, वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू द कलेक्टर। and simultaneously electrons enter into the emitter from the battery side. जैसे ही इस एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस टाइप की कोई चीज बन जाएगी,
इलेक्ट्रॉन निकलते ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो नेगेटिव टर्मिनल कहेगा परेशान ना होइए, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो यहां से पहली करंट डिफाइन करोगे आप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, तो उनके अपोजिट साइड पर हम फर्स्ट करंट दिखाएंगे, डिनोटेड बाय आई ई, कॉल्ड एज एमिटर करंट। एमिटर करंट, आई ई, एमिटर करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में भेजे गए, इधर वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उनका वेलकम करने को तैयार है। पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स का वेलकम करने के लिए रेडी है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके और बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ। तो यहां भी एक करंट दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के अपोजिट साइड पर, यानी इस तरफ, और उसको कहेंगे आईसी, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट आईसी। यहां तक ठीक है? सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? यस सर। यस सर। नॉर्मल रहेगा भी, घबराइए नहीं। तो ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक, यहां से निकल के आ रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन एमिटर वाले थोड़े बदमाश टाइप के होते हैं, कुछ थोड़े से बदमाश टाइप के हैं। तो आप ना इन एमिटर्स को, थोड़ा अजीब एग्जांपल देने जा रहा हूं फिर से, इन एमिटर्स को आर्मी वाले आदमी समझो, आर्मी वाले डिसिप्लिन्ड आदमी, और एक परेड में जा रहे हैं, ये सारे एक परेड में सबके सब जा रहे हैं, ब्रिगेडियर इनका पीछे बैठा है कोई, सब बड़ा सिंसियरली आगे बढ़ रहे हैं, और ये होल्स डिस्ट्रैक्ट करने वाली कुछ कुछ लड़कियां टाइप की है मान लो। तो कुछ तो बिगड़ जाएंगे ना यहाँ के, नहीं बिगड़ेंगे, कितना भी डिसिप्लिन करके ले जाओ इनको, दो चार तो इसमें ऐसे निकल ही जाएंगे। यस सर। यस सर, मैन विल बी मैन। हाँ, ये बात सही, मैन विल बी मैन, वो कुछ भी कर लो वो सुधरेगा नहीं, बात सही कही आपने। तो ऐसे ही मैन विल बी मैन वाले कुछ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये क्या करते हैं, सीधा आगे जाने की बजाय इन होल्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। अब इसको अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बात करें, साइंस की लैंग्वेज में, प्रॉपर डिसेंट लैंग्वेज में, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होते हैं, या यूं कह लीजिए कंडक्शन बैंड में होते हैं, और होल्स एनर्जी वैकेंट लेवल्स हैं, एनर्जी वैकेंट लेवल्स इन द वैलेंस बैंड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको दिखा कि यार बेस में कुछ लो एनर्जी लेवल्स खाली पड़े हुए, तो ये क्या करते हैं, आगे बढ़ने की बजाय इन होल्स में रिकंबाइंड हो जाते हैं, मतलब डी एक्साइटेशन हो गया इनका, हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल्स में चले गए, डी एक्साइट हो गए। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? यस सर। ठीक, यस। फिर क्या हुआ कहानी, फिर कहानी क्या हुई कि जो ये इलेक्ट्रॉन बेस में गए, अब इसी हरकत को रोकने के लिए, इसी हरकत को रोकने के लिए, ये डिस्ट्रैक्शन टाइप की चीज ना हो, बेस को थिन रखा जा रहा है, पतला सा, और नेग्लिजिबल डोपिंग रखी जा रही है। फॉर दिस रीजन, व्हेन एमिटर इज इंजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू कलेक्टर, we want to avoid any recombination of electron with the hole. To minimize that recombination, base is very very thin and negligibly doped. रीजंस मिलते जा रहे हैं आपको?
जो स्टार्टिंग में कहा गया था कौन सी चीज क्यों रखी जा रही है, उसको पतला क्यों रखा गया है यहाँ पर, यस सर। ठीक। हम लोग इसको कई तरीके से समझते हैं, कई तरीके से। आप ऐसे समझो, ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, ग्राउंड और ग्राउंड, और बीच में खाई, बीच में खाई है, और आप कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे करके कह रहे हो दौड़ो और खाई को जंप कर जाओ, इस गड्ढे को जंप करके यहां चले जाओ, तो चले जाएंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, ट्रेनिंग होगी तो चले जाएंगे। लेकिन कुछ तो ऐसे 100% आपको मिलेंगे जो डर की वजह से अपने या किसी भी वजह से क्रॉस करते करते जब यहां जाने की बात आएगी नहीं होगा ऐसा। Yes. 6 फीट चौड़ा गड्ढा हो आपका, आप क्रॉस करो जरा ऐसे, तो ये भी एक मॉडल दिखाया जाता है इसको समझाने के लिए कि ये जितना नैरो होगा इसमें फॉल करने के चांसेस उतने कम होंगे और क्रॉस करने के चांसेस उतने ज्यादा होते जाएंगे। मतलब बेस जितना नैरो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टर में जाना उतना फेवरेबल होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी हाई होती चली जाएगी, और बेस में रिकम्बाइंड होने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे, लगभग 0। बट एग्जैक्टली 0 नहीं कर सकते आप। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बेस से कंबाइंड हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं कि वो बाईपास कर गए। बाईपास करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर वाली साइड न जा करके बेस वाली साइड से वापस आ रहे, बेस वाली साइड से निकल के आ रहे। इसकी वजह से एक और करंट आई, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बेस वाले साइड से निकल के आए, इनके अपोजिट में एक करंट इस तरह दिखाएंगे, IB, बेस करंट। मोटा मोटा ये हुआ यार, देखो जितने इलेक्ट्रॉन एमिटर से गए उसमें से कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इतना घूम के आने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा चक्कर लगाने की क्या जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, यहीं बेस में से घूम गए और पलट करके वापस यहीं आ गए, सर्कुलेशन हो गया इनका। और कुछ जो शरीफ इलेक्ट्रॉन थे वो एमिटर से कलेक्टर तक गए, फिर ये बड़ा वाला लूप ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ा वाला लूप ट्रेवल करके वापस आ रहे हैं। मोटे मोटे लेवल पे बात समझ में आई आपको क्या हुआ? Yes, sir. यस हाँ, हमने यहां से स्टार्ट की रेस का, हमने कहा भागो, तो सारे इलेक्ट्रॉन भागे, 2-3 तो हमेशा ऐसे निकल जाएंगे जो कामचोर टाइप के होंगे, वो कहेंगे हटाओ यार, इतना लंबा चक्कर कौन लगाए, तो यहीं से घूम के आ जाओ। और कुछ वापस इधर से आए। ठीक है, ये तो हो गया करंट का मैकेनिज्म। किरचॉफ रूल के हिसाब से क्या रिलेशन बनेगा इन करंट्स के बीच में? किरचॉफ रूल के हिसाब से रिलेशन विद इन ऑल करंट्स, ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन एमिटर से भेजे जा रहे हैं उनमें से ही कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में से निकल रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में से निकल के आ रहे हैं। क्या? IB plus IC is equal to IE. राइट, IE IB यस सर। प्लस IC। क्या ये स्टेटमेंट समझने वाला नहीं है? ये होना चाहिए, बोलिए। Yes, sir. और अब बताओ, ठीक है, अब एक और रीजन कि इसको मॉडरेट डोपिंग क्यों की गई थी। ट्रांजिस्टर बनाने वाले को ये पता था कि ये सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच नहीं पाएंगे, उसको पता था ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो उसने पहले ही यहाँ पर सरप्लस इलेक्ट्रॉन रखे थे, सरप्लस इलेक्ट्रॉन, कि ठीक है कुछ तुम लोग इधर से चले जाओगे, जाओ, ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। क्योंकि ये सेगमेंट तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चाहिए ना आपको, सेगमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ये चारों निकले अगर, तो 4 ही वापस आने चाहिए ना इसमें,
तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस गए फिर तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और वो चीज हमें नहीं करनी है। ये भी समझ में आया मॉडरेट डोपिंग का रीजन थोड़ा सा? यस सर। मतलब थिन वाइड, अभी वाइड का रीजन नहीं मिला, डोपिंग का रीजन मिल गया। अब ये रीजन नहीं मिल रहा कि इसको इतना वाइड क्यों रखा हमने, पर जो भी है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट IB प्लस IC बराबर IE, और ये किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए है, चाहे वो PNP हो चाहे वो NPN हो, और मोड ऑफ ऑपरेशन उसका चाहे कॉमन बेस हो, कॉमन एमिटर हो या कॉमन कलेक्टर हो। ये एक यूनिवर्सल टाइप रिलेशन कह सकते हो फॉर एवरी ट्रांजिस्टर PNP और NPN, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, सब में। प्रोसीड करें आगे, सबको सही चल रहा होगा तो? यस सर। Yes, sir. अब ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सुंदर डायग्राम बनाए यार, ये ना अच्छा नहीं लग रहा। सुंदर डायग्राम इसका ये है यार, सर्किल वाला, सर्किल उसके अंदर बेस और ये एमिटर और ये कलेक्टर, थोड़ा ये डायग्राम प्रेफरेबल है बिकॉज एग्जाम्स में ना यही डायग्राम्स आते हैं। अच्छा मैं डायग्राम बनाऊंगा, अगर आपको न समझ में आए, जिसके चांसेस ज्यादा है, तो भी बता देना। ये VCC, ये RC, ये RB, VPB, ये एरो, ये बेस टर्मिनल, ये एमिटर टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल। क्या आपको दोनों डायग्राम्स में सिमिलरिटी दिख रही है? मतलब वो ब्लॉक डायग्राम बनाया था, ये उसका सर्किट डायग्राम कह सकते हैं, सेम ही चीजें हैं दोनों। Yes, sir. हाँ ना बोल दो भाई। यस सर। हम बढ़ Yes. हाँ हम बढ़ जाएंगे आगे, फिर ये अज्यूम करके कि सब आता है। और ये एरो जो हम बाहर दिखा रहे हैं, ये एमिटर करंट है, और यहां से कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगा। नोटिस करो, कलेक्टर करंट गोइंग इनटू द ट्रांजिस्टर, बेस करंट गोइंग इनटू द ट्रांजिस्टर, ये IB है। ठीक है बच्चे? यस सर। Yes, sir. अब देखो कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। इस पूरी स्टोरी की स्टार्टिंग ये हुई थी कि एमिटर ने इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट किया था कलेक्टर में। कहानी यहां से शुरू हुई थी, यही से तो स्टार्ट किया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ जाएंगे, उनमें से कुछ वाया बेस आएंगे और बाकी कलेक्टर्स होके जाएंगे। ठीक है, अगर ये इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो एमिटर मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं देने वाला इलेक्ट्रॉन, कर लो जो करना है। क्या कर देंगे इसमें? अगर एमिटर ये कह दे कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ही नहीं आप लोग को, और एमिटर को ये जंक्शन क्या कह रहा है कि तुमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा क्योंकि तुम हो फॉरवर्ड बायस, क्योंकि तुम फॉरवर्ड बायस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो आप इलेक्ट्रॉन को अपने पास रोक नहीं सकते, आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर के अंदर देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यस सर। तो किसी ने कहा कि एक काम करते हैं यार, झंझट खत्म करो, हम बेस एमिटर जंक्शन को कर देते हैं रिवर्स बायस। क्या होगा? सारी कहानी इस फॉरवर्ड बायस की वजह से है ना, तो उसी को खत्म कर दो। व्हाट हैपेंस इफ वी
if we connect base emitter junction in the reverse bias mode, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो जाएगी। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन स्टार्ट होगा? ये बात हमेशा No. माइंड में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन अगर स्टार्ट होगा तो ही ट्रांजिस्टर का कुछ होगा। अगर इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमिटर, अगर यही स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। फिर ट्रांजिस्टर की वर्किंग तभी चालू होती है जब इलेक्ट्रॉन एमिटर से सप्लाई करके जाए। तो अगर हम एमिटर बेस जंक्शन कर दें रिवर्स बायस तो क्या कंडीशन बनेगी? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई स्टार्ट ही नहीं होगी। जब सप्लाई स्टार्ट नहीं होगी तो कलेक्टर में कुछ जाएगा नहीं, यानी कुल मिलाकर के कहीं कुछ नहीं हो रहा होगा। ट्रांजिस्टर मरा हुआ पड़ा है। इसको बोलते हैं मरा हुआ ट्रांजिस्टर। मरा हुआ नहीं बोलते, मतलब हम लोग बोलते हैं मरा हुआ ट्रांजिस्टर हिंदी में। वैसे इसको कहा जाता है कट ऑफ, कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ है। इट्स द फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन, कट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो कट ऑफ क्या हुआ? कट ऑफ मतलब ट्रांजिस्टर में कुछ काम ही नहीं कर रहा है यार, वो डेड हो गया, मतलब एक डिवाइस कट ऑफ हो गई है। तो व्हाट इज कट ऑफ मोड? कट ऑफ मोड, ये आ गया मोड ऑफ ऑपरेशंस पे। अब फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन इज कट ऑफ मोड। व्हाट इज कट ऑफ मोड? इन विच emitter base junction is reverse bias and collector base तो पहले से ही रिवर्स बायस है। कुल मिला करके ये कह सकते हैं कट ऑफ मोड का मतलब, मैं यहाँ पर मोड और यहाँ पर बायसिंग का एक टेबल बना देता हूं। यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन EBJ, एमिटर बेस जंक्शन CBJ, कलेक्टर बेस जंक्शन। कट ऑफ मोड एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस पे है, ये भी रिवर्स बायस पे है। हुआ क्या? एमिटर से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जो हमारा वर्किंग मॉडल था वो मॉडल काम ही नहीं कर रहा है। इन दिस कट ऑफ मोड all currents IC 0, IE 0, IB 0, everything is 0. Instrument is not working. ठीक है जी, बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। ये कट ऑफ मोड, ठीक, कट ऑफ मोड क्लियर हो गया। आप कह सकते हो कि ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑफ है, ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर इज ऑफ। Yes, sir. एक चीज और है जो रह गई है थोड़ी पहले बताने को, वो समझने वाला पॉइंट है। यहां पर अगर हम किरचॉफ लूप रूल लगाएं या पोटेंशियल वाले कंसेप्ट्स लगाएं, ग्राउंडिंग मींस जीरो पोटेंशियल। यहां पर क्या पोटेंशियल मिलेगा यार? VCC के पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर जीरो पोटेंशियल है, ग्राउंडेड, VCC प्लस plus. यहाँ पर पोटेंशियल प्लस VCC। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है IC की डायरेक्शन के हिसाब से इस रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ के हिसाब से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो यहां पर क्या पोटेंशियल होगा यार? इस पॉइंट का पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। यहां पर VCC निकाल चुके, करंट IC और RC के फॉर्म में यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सर VCC minus IC RC, ये अब न्यूमेरिकल के भी पॉइंट्स बन रहे हैं यार। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी VCC minus IC RC, and this is the potential of this point, which is the collector point. Basically we are getting the potential at collector, we are getting potential of collector relative to emitter। इसको हम लिखते हैं VCE,
potential at collector with respect to emitter, because emitter is 0. इक्वेशन समझ आ रही है? ये नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की इक्वेशन ही है, कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कोई डिफरेंट टाइप की इक्वेशन बनाई मैंने। Yes, sir. यस ठीक है, सर। इधर बताओ, यस सर। इधर बताओ, इधर बेस वाले साइड पर 0 VBB है, यहाँ पर क्या पोटेंशियल लिखें एट दिस पॉइंट? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Plus VBB. प्लस VBB, और यहाँ पर आएंगे तो ऊपर इस पॉइंट पर जहां पर बी सर लिखा गया VBB माइनस IB RB बनेगा VBB माइनस IB RB, और इसको कहेंगे VBE। दिस इज VBE, पोटेंशियल ऑफ द बेस विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर। VBE इक्वल टू VBB माइनस IB RB, इन दो के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो कट ऑफ मोड में अगर आपसे पूछा जाए कि VCE कितना होगा इन कट ऑफ मोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ VCE, मतलब व्हाट विल बी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट व्हेन ICC, व्हेन ICC, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? VCC सर VCC जितना यहाँ पर होगा। कट ऑफ मोड में पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी VCC, जितना भी यहाँ वोल्टेज होगा, एंड ये नॉर्मली 5 वोल्ट होता है। So you will get potential at this point 5 volt. ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने बेस एमिटर जंक्शन को वादे के खिलाफ, मतलब सॉरी वादे के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बायस कर दिया। यहाँ पर हमने वादा खिलाफी की थी, जो कहा था वो नहीं किया था। अब हमने जो कहा है वो कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस। इसको कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में आ गया, मतलब काम करने लगा। एक्टिव मोड मतलब जिंदा हो गया, वो मरा हुआ था अब जिंदा हो गया, चालू हो गया वो। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन अभी भी रिवर्स बायस में है। सब कुछ जैसा सोचा गया था वैसा हो रहा है। जो हमने यहाँ पर थ्योरी प्रपोज की थी वो थ्योरी सक्सेसफुल हो गई। सब कुछ वैसे बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, कलेक्टर में जा रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, बेस में से आ रहे हैं, सब कुछ ड्रीम कम्स रियलिटी वाली बात हो गई। ठीक है, बोलिए। यस सर। यस सर। ये कहानी चालू हो गई, सब कुछ चलने लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या ऐसे होगा यार ये। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। अच्छा, इसमें एक बात बता दें आपको, जब ये सब कुछ हो रहा होगा, मतलब ट्रांजिस्टर प्रॉपरली काम कर रहा है मेरा, तब अगर आप इस फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज करते जाओ, अगर हम इस फॉरवर्ड बायस को बढ़ाते जाएं, मतलब यहां पर पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाए, ज्यादा फॉरवर्ड बायस करते जाए, नेचुरल सी बात है, जितना ज्यादा फॉरवर्ड बायस करोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती रहेगी, और Yes, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई होती रहेगी प्रॉपरली, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड बायस होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने स्ट्रांगली एक्सेलरेट किए जाएंगे, और बेस के साथ उनका रिकम्बिनेशन के चांसेस कम होते चले जाएंगे, कलेक्टर की तरफ वो ज्यादा जाएंगे। ये थोड़ा सा नॉन ऑब्वियस पॉइंट है कि इफ द फॉरवर्ड बायसिंग of emitter base junction is increased, the collector current will increase. ठीक है बच्चा, ये बोलो, इसकी कोई न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, लिखने वाले पॉइंट्स नहीं है सारे। चलिए, क्या होगा जब बेस करंट कम हो जाएगा जी?
बेस करंट कम हो जाएगा सर। नहीं, वो कम नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा। बायसिंग पे सारे वोल्टेजेस बढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बेस करंट कम होगा यहाँ पर, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ इंजेक्टेड, सो मोर विल रीच टू द कलेक्टर, मोर विल कम आउट ऑफ द बेस। ये यस बात हो रही है। यस कम कोई नहीं हो रहा। यस आप ये कह सकते हो कि उनका फ्रैक्शन जो बेस में से निकलेगा वो कम हो जाएगा। यस तो एक बात सुन लेते हैं पहले, कंफ्यूजन ना हो, मतलब किसी भी लेवल का ऑब्जेक्टिव आए हम रेडी होने चाहिए। इन द एक्टिव मोड if we increase the forward biasing of emitter base junction, IE, IB, IC all will increase. उसके वजह से क्या होने वाला है, इस इक्वेशन पे नजर डालो जरा। अगर IC बढ़ने लगा, अगर IC की वैल्यू बढ़ती गई, एक ऐसा समय आ जाएगा, अगर हम फॉरवर्ड बायस को बढ़ाते जा रहे हैं ना और IC बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब VCE 0 हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे, जिसका मतलब यहां पर जीरो पोटेंशियल आ गया। और अगर यहां जीरो पोटेंशियल आया और बेस पॉजिटिव पर है, बेस इज एट पॉजिटिव, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, बिकॉज हम एनपीएन पढ़ रहे हैं, एनपीएन, तो बीच में पी है, तो पी इज एट पॉजिटिव, एन बिकम्स जीरो। कौन सी बायसिंग हो गई है इस जंक्शन पे? मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लिप कर जाएगी, जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही थी वो फ्लिप कर जाएगी। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लिप कर जाए, उसकी डायरेक्शन बदल जाए, तो क्या एमिटर के इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करेगा या रिपेल कर देगा? रिपेल करें। यानी कि कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देंगे। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं होगा, देखो, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, VCE 0 हो गया। VCE अगर हम 0 करेंगे, ये दो तो लिख लिया, आपको समझ में आया? दोनों बातें समझ में आई पहले, यहाँ और यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं क्या हो रहा है। कट ऑफ मोड में IC 0 था, एक्टिव मोड में गए, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा IC बढ़ रहा है। तो आप एक्टिव मोड के बारे में एक बात और लिख लो अच्छी तरीके से। IC is function of IB। अब ये क्यों लिखा है वो बताता हूं आपको, क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसको लिखने का क्या मतलब है। मतलब ये इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर बेस करंट चेंज होगी तो कलेक्टर करंट भी चेंज होगी। ये बोल मेरा पर्पस ये कहने का, इफ वी चेंज द बेस करंट देन द कलेक्टर करंट विल आल्सो चेंज। और हमने बेस करंट ही क्यों लिखा है, हमने बेस करंट ही क्यों लिखा, हम यहाँ पर एमिटर करंट भी लिख सकते थे, हमने बेस करंट ही क्यों लिखा है? स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि ट्रांजिस्टर इज अ करंट रेगुलेटेड डिवाइस इन विच इफ यू चेंज द इनपुट करंट आउटपुट करंट विल आल्सो चेंज। ये ट्रांजिस्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था। सो व्हाट इज माय इनपुट करंट इन दिस डायग्राम? व्हिच करंट इज द इनपुट करंट एंड व्हिच करंट इज द आउटपुट करंट? तो तीन टर्मिनल से मिले, हमने किसको कॉमन कर दिया है? तीन टर्मिनल्स में से कॉमन किसको कर दिया? एमिटर। बचे कौन से? जो टर्मिनल बेस। सुनो कैसे याद रखना है, एमिटर कॉमन टर्मिनल है, तो वी कैन नॉट डिक्लेयर एमिटर करंट एज द इनपुट करंट और आउटपुट करंट बिकॉज दैट इज अ कॉमन टर्मिनल।
वो इनपुट आउटपुट दोनों में है, तो यू कैन नॉट डिक्लेयर इट इनपुट और आउटपुट, and therefore we declare the base current as the input current. This base current is declared as input current, collector current is declared as output current. And यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, if you change the input current, you will get a change in the output current, and that was the basic idea of transistor, a current regulated device. Change the input current and feel that change in the output. And ये basic चीज है, basic idea behind transistor as an amplifier. If the supply to the transistor changes, means input current changes, the output will also change. The basic idea of transistor working as an amplifier. ठीक है बच्चा, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है अभी? Yes, sir. फॉरवर्ड है ना। अब हम पूरे जोश में आ गए, पूरी जोश में हमने कहा ये बहुत बढ़िया चल रहा है यार कि फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हैं, आईबी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा और बढ़ाओ फॉरवर्ड बायस, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ाते चले गए। बढ़ाते बढ़ाते हम उस जगह पहुंच गए जब ये दोनों टर्म्स बराबर हो गए, ये दोनों टर्म्स बराबर हो गए, वीसीसी आईसीआरसी के बराबर हो गया, यानी कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन पे यहां पर जीरो पोटेंशियल आ गया, यानी यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। और क्या होगा इससे रिजल्ट यार, फॉरवर्ड बायसिंग होने से होगा क्या, फॉरवर्ड बायसिंग होने से रिजल्ट क्या बनेगा, मतलब कि तीसरा केस आ रहा है जिसमें एमिटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस था ही, कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ये तीसरा मोड आ रहा है, तीसरा मोड है। और मैं यहां पर भी पूरी बात लिख देता हूं ताकि मिनिमम वर्ड्स में आपको याद रहे। ये वो केस था जब आईसी 0 था, ये वो केस है जब आईसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर फॉरवर्ड बायस या फिर बेस करंट को आप बढ़ाते हो, बेस करंट बढ़ाते हो या फॉरवर्ड बायस बढ़ाते हो तो आईसी की वैल्यू बढ़ रही है। और तीसरी स्टेज आईसी की आती है जब ये सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन। और तीसरा मोड कहते हैं सैचुरेशन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, saturation mode, in which this term becomes zero or positive, मतलब कि जीरो और नेगेटिव, सॉरी, मतलब कि यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाए। सैचुरेशन मोड मतलब जब कलेक्टर बेस जंक्शन की बायसिंग फॉरवर्ड मोड में चली जाए, दैट इज सैचुरेशन करंट। ध्यान देना, रिवर्स रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बायसिंग इज इन द ट्रायल? रिजल्ट क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी सर फॉरवर्ड का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये हो रहा, बताता रहा हूँ। VC 0 मतलब आईसी बढ़ रहा था ना यहाँ तक, यस सर, आईसी बढ़ रहा था, और हमने क्या लिखा है कि आईसी इज फंक्शन ऑफ आईबी, मतलब कि हमारा बेस करंट बढ़ेगा जिसको हम इनपुट कह रहे हैं, तो हमारा आउटपुट करंट कलेक्टर भी बढ़ेगा। और यहां पर रिजल्ट क्या मिलता है आपको, जब हम सैचुरेशन मोड में चले जाते हैं तो आईसी इंक्रीज करता हुआ, आप यूं कह लीजिए आईसी की वैल्यू इंक्रीज करते हुए सैचुरेट हो गई है, अब नहीं बढ़ेगी। सो अब आप कह सकते हो कि अगर आप आईबी को चेंज करोगे तो भी आईसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईसी इंडिपेंडेंट हो चुका है आईबी की, मतलब अब कलेक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो करती रहेगी, ये कह लीजिए, जो पहले से आई थी। यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग होने के बाद जितनी करंट पहले से फ्लो होनी थी वो हो गई, अब कुछ नहीं होगा।
ये तीन, एक चौथा भी है अभी, वो चौथा केस भी है अभी। एक और कॉम्बिनेशन कौन सा बचा है जानते हो आपका? रिवर्स फॉरवर्ड। रिवर्स फॉरवर्ड। चौथा केस वो भी है, लेकिन उसका यूज नहीं होता कभी, मतलब उसका अभी आज तक प्रैक्टिकल यूजेस नहीं बने, तो उसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। लोगों ने उसके बारे में भी डिस्कवरी की, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले और हमें कोई बेनिफिट वाली चीज नहीं मिली, तो उसको हटा दिया सिलेबस से। और अकॉर्डिंग टू नीड ट्रांजिस्टर इनमें से किसी भी मोड में ऑपरेट कर सकते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से हम कट ऑफ मोड भी यूज करेंगे, एक्टिव मोड भी यूज करेंगे, सैचुरेशन मोड भी यूज करेंगे। आप तीनों के लिए एक बात अच्छी तरीके से पहले समझो, जो आपके मतलब की चीज है। कट ऑफ मोड में IC0, एक्टिव मोड वो है जिसमें कि हम अगर इनपुट करंट बेस करंट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट करंट बढ़ेगी। सैचुरेशन, आउटपुट फिक्स हो चुका है, इनपुट बढ़ता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कलेक्टर करंट नहीं बढ़ने वाली। मतलब कि यहां से एक फिक्स रेशियो, यहां से एक फिक्स फ्रैक्शन, फिक्स परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कलेक्टर में जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रिसीव कर सकती है, जो कि इतने ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर जाएं। ये कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम रिवर्स मोड में देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पलट देते और यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे, ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके आप कलेक्टर के साइड भेज रहे हो, लेकिन कलेक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उनको रिसीव करने से मना कर रही है, रेजिस्ट कर रही है उनको। फिर भी इनमें से वो इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे वो इस कलेक्टर में फ्लो कर जाएंगे, और वो एक कांस्टेंट रेशियो है। आप कितनी भी बैरिकेडिंग लगा दो, जिसे वो बैरिकेडिंग तोड़नी है वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। आप इशारा समझ सकते हो कहां जा रहा है? यस सर, समझ ये रहे सर। ये वही इशारा है, लगा लो बैरिकेडिंग यहाँ पर। ये इतने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है कि वो सब तोड़ तोड़ के भाग जाएंगे। चले आगे भाई, ये 3 मोड आप ध्यान रखोगे? यस Yes, sir. सर। आपको मेन इस पे ध्यान रखना है। मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि कब कलेक्टर की आउटपुट करंट इनपुट का फंक्शन है और कब। देखिए एक केस तो है कि आउटपुट आ ही नहीं रहा, कट ऑफ, आउटपुट ही नहीं आ रहा, कट ऑफ हो गया। आउटपुट आ रहा है और इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ रहा है, और यही तो मुझे चाहिए था ट्रांजिस्टर में, उसके नाम में यही था, करंट रेगुलेटेड डिवाइस, तो वो हो रहा है। और एक वो केस आ गया जब सैचुरेट हो गया कलेक्ट, ट्रांजिस्टर कह रहा है भैया बस करो, अब कितना बढ़वाओगे, तुम इनपुट बढ़ा रहे थे, हम आउटपुट बढ़ा रहे थे, और तुम तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हो कि इनपुट बढ़ाते ही चले जा रहे हो। तो कलेक्ट ट्रांजिस्टर का कहना है कि बस अब नहीं, अब मैं आउटपुट चेंज नहीं करने वाला, तुम बढ़ाओ इनपुट अपना। इसकी भी तो बर्दाश्त करने की एक हद है, मतलब ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर जब यूज करना होता है तो हम उसका एक्टिव मोड लगाते हैं, ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड, अगर आप उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हो तो। और अगर एज ए स्विच यूज करना चाहते हो, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑन और ऑफ, तो या तो उसको कट ऑफ मोड में रखो या उसको सैचुरेशन मोड में रखिए। क्यों? सैचुरेशन मोड तब चालू होता है जब VCE 0 हो जाए। VCE 0 यानी कि सैचुरेशन मोड के टाइम पर यहां पर क्या पोटेंशियल आ रहा है, सैचुरेशन मोड में यहां पर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट
जिसको VCE लिख रहे हो, 0 0। और कट ऑफ मोड में यहाँ पर क्या आया था? कट ऑफ मोड में जब IC 0 था, IC 0, सर यहाँ पर VCC और अगर ये 5 वोल्ट है, अगर ये 5 वोल्ट है और हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा डाले कि ट्रांजिस्टर या तो कट ऑफ मोड में रहेगा या सैचुरेशन में रहेगा, वो एक्टिव में जाएगा ही नहीं, तो आपके पास दो ही आउटपुट्स आएंगे, या तो यहां पर 0 वोल्ट आएगा या फिर यहां पर 5 वोल्ट आएगा। दो ही ऑप्शंस हैं। अगर हम VCC को 5 मानते हैं तो, अगर VCC 5 मान लें तो कट ऑफ मोड में आपको यहां पर 5 वोल्ट मिलेगा, सैचुरेशन मोड में यहां पर 0 मिलेगा। और ऐसा आउटपुट जो सिर्फ दो ही वैल्यूज जानता हो, 0 और 5, कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है बाइनरी कोड, जिसमें या तो 0 इनपुट है या फिर 1। 0 और 1 की लैंग्वेज जानते हैं वो लोग, बाइनरी कोडिंग। सुना होगा आप लोगों ने भी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो 0 और 1 जो कंप्यूटर के बाइनरी कोड हैं, वो फिजिक्स के वोल्टेज के एनालॉग है। बाइनरी कोड 1 मतलब गेटिंग अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट एंड बाइनरी कोड 0 मतलब गेटिंग अ पोटेंशियल ऑफ 0। मतलब एनालॉग फिजिक्स को जब डिजिटल फिजिक्स में ले गए तो 5 वोल्ट बोलने में बेइज्जती हो रही थी तो उसको कहा 1, और 0 वोल्ट बोलने में और शर्म आ रही थी तो कहिए 0। अब 0 1 सुनने में अच्छा लग रहा था। सो ट्रांजिस्टर विल बी आइदर, देखिए कट ऑफ मतलब आप ये भी कह सकते हो ट्रांजिस्टर ऑफ है, ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑफ, काम ही नहीं कर रहा वो। और सैचुरेशन मतलब फुल्ली ऑन, फुल्ली ऑन, मैक्सिमम कलेक्टर करंट जा रहा है उसमें, फुल ऑन फुल ऑफ। समझ गए ना भाई आप? यस सर। जी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ डेफिनेशंस। ये मोड ऑफ ऑपरेशंस थे इसके। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे आइए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पहले इन दो की कहानी देखो क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आप नोट हेडिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक कर्व में पहले लिखना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या मतलब होता है ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व? मतलब क्या, जो ऐसा कर्व जो किसी का कैरेक्टर बताए। Yes, sir. हाँ, तो कैरेक्टर क्या चाहिए आपको, मतलब ट्रांजिस्टर का कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहते हो? ठीक है, देखो सर IB का। हमें यहाँ एक डायग्राम यहाँ से हटाना होगा, ठीक है, इसको ये हटा देते हैं। सो ये होता है अ ग्राफ बिटवीन द इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में अगर आप ग्राफ लेते हो तो ये कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और इनपुट करंट है कौन सा इसमें? सर IB। IB. तो इसको रखिए वर्टिकल एक्सिस पर। और इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज दो टर्मिनल्स के बीच में होता है, एमिटर कॉमन है और बेस इनपुट है। तो बेस एमिटर वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज इनपुट वोल्टेज। एमिटर इज देखो वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट एमिटर ले लिया और बेस को अपना इनपुट माना ही हुआ हमने, तो इनपुट वोल्टेज, इनके बीच का ग्राफ। ये जंक्शन कैसा है, कैसा जंक्शन है ये, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। बेस एमिटर जंक्शन है भैया, बेस एमिटर। फॉरवर्ड जंक्शन है। अगर आप एक्टिव मोड की बात करें, एक्टिव मोड फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ तो कल भी बनाया था आपने। ऐसा बना दो, ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का एक ग्राफ चाहिए। पर ट्रांजिस्टर की थोड़ी एक ना डिटेल्ड वर्किंग है, अब वो नहीं समझा पाएंगे बिकॉज वो हमारे स्कोप के भी बियॉन्ड है, आपके भी स्कोप के भी बियॉन्ड है। वो ये कहता है कि ये जो ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं उसमें हम VCE को कांस्टेंट रखते हैं। अब ये मत पूछिएगा क्यों, बिकॉज इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन चाहिए होगी और वो इक्वेशन हमारे सिलेबस के बाहर है। मतलब कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, द ग्राफ ऑफ इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। ग्राफ ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है और ये वही वैल्यू है जो अराउंड 0.7 वोल्ट की थी कि 0.7 वोल्ट के बाद ही आपका एमिटर बेस जंक्शन एक्टिव मोड में जाएगा। मतलब बेस एमिटर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कल के सर्किट्स में हम कर रहे थे, एक डायोड में 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। हाँ, VCE की अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज पर ये ग्राफ अलग अलग आएंगे, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। VCE की अलग अलग वैल्यूज पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। मतलब अगर हम यहीं पर एक ग्राफ और दिखाए ना, तो ये कुछ ऐसा, ये बहुत क्लोज कर्व होंगे। अभी तो आपको स्क्रीन पर दिखाना है इसलिए मैंने बहुत दूर दूर दिखा रखा है। बहुत ही क्लोज कर्व, मतलब दूर से देखने पर तो पता भी नहीं चलेगा कि दो दो कर्व हैं ये। तो मान लीजिए VCE की वैल्यू यहाँ पर 0 ली थी और यहाँ पर VCE की वैल्यू 5 रखी हुई है। कहने का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर वैल्यू VBE की पर्टिकुलर वैल्यू पर, VBE की पर्टिकुलर वैल्यू पर जितना ज्यादा VCE होगा, ग्राफ से VBE की एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर देखो आप, करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VBE, क्या मिल रहा है आपको? कुछ आइडिया लग रहा है? अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस इफ VBE इज कांस्टेंट एंड VCE इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंस विद IB? increases. हाँ, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हों वो आ सकते हैं, आ सकते हैं। अगर क्या आएगा क्या नहीं आएगा पहले तो नहीं बता सकते, लेकिन आ सकते हैं। चलिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व which is a graph between the output voltage and output current, output characteristic curve। वो IC और VCE का ग्राफ है, IC वर्सेस VCE। कलेक्टर करंट आउटपुट, एमिटर कॉमन था और कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल है, तो ये आउटपुट वोल्टेज। कैसा जंक्शन है ये? किस टाइप का जंक्शन है ये? सर रिवर्स बायस। क्या था रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक? नोटिस करिए, रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ याद करो। ब्रेकडाउन से पहले, ब्रेकडाउन से पहले रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बिफोर द I0. 0 रहता है। आई I थोड़ा to मतलब कम tending रहता था, zero। आई कम रहता Yes, था, sir. लेकिन क्या, लेकिन आई लगभग कांस्टेंट ही था, Yes, sir. यस सर। तो वैसा ही ग्राफ आएगा। Sir. अब मतलब देखो, हम तो आपका बर्डन कम ही कर रहे हैं कि अगर आप थोड़े बहुत लॉजिक्स लगा दो तो चीजें आसान भी हैं, थोड़े से लॉजिक लगा ले तो ये लगभग कांस्टेंट, मतलब कुछ ऐसा करके दिखाइए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप का ग्राफ।
अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा तो थोड़ा सा हल्का सा राइजिंग कर देना, बहुत स्लाइटली, धीरे धीरे राइजिंग टाइप का दिखाता हूँ, मतलब क्वासी स्टैटिकली राइज कर रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि यार वो राइज भी हो रहा है. एंड दिस ग्राफ इज प्लॉटेड वेदर फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IB. IB की कांस्टेंट वैल्यू रख करके, मान लो IB की वैल्यू हमने कुछ 5 माइक्रो एम्पियर ले ली, तो दिस इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट IB, मतलब इनपुट को कांस्टेंट रख करके आउटपुट करंट का ग्राफ ले रहे हैं, बिकॉज ट्रांजिस्टर इज करंट रेगुलेटेड डिवाइस, so change in the output current can also be obtained by changing the input current. तो हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि हमने इनपुट नहीं बदला है, फिर भी आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से बदल रही है. ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है. अगर हम इनपुट बदल देंगे तो ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, ऊपर से मिलेगा इसके. IB इक्वल्स टू सम न्यू वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर मान लीजिए. ठीक है जी, बोलो, समझ आ रहा है ये चीज? Yes. Yes, sir. और VCE जब 0 की तरफ आ चुका है, VCE जब 0 की तरफ यहां कहीं, तो ये कौन सा मोड है? VCE जब 0 होने लगता है तो ये कौन सा? Saturation. नियर द ओरिजिन वी आर इन द सैचुरेशन मोड. नियर द ओरिजिन वी आर इन सैचुरेशन मोड. तो हल्का सा एक डॉटेड लाइन दिखा करके लिख रहा हूं आपसे कि जितना ओरिजिन के क्लोज जाओगे यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सैचुरेशन. वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सैचुरेशन. आइडियली ये लाइन वर्टिकल लाइन होगी. आइडियली ये वर्टिकल, मतलब ये जो वाई एक्सिस है ना, दिस इज द सैचुरेशन लाइन. और कट ऑफ मोड में IC 0, तब VCC के बराबर है, मतलब कांस्टेंट है. VCE की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, जो कि VCC यहां कहीं दिखा देते हैं. ये कट ऑफ है, कट ऑफ मोड. लग रहा है ट्रांजिस्टर टफ है. Yes, sir. Yes, sir. जंक्शन वो भी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तब ये लग रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि एक बार पढ़ भी लिया तो एग्जाम टाइम तक इसको याद कैसे रखें. मान लो एक बार समझ आ भी गया, अगर Yes, sir. यही सोच रहे हैं. सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच बनानी होगी कि ग्राफ वगैरह याद कैसे रहेंगे मेरे को. चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गए, डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशंस हो गई, ये इक्वेशंस हो गई, और सब ठीक है. आगे आते हैं कुछ डेफिनेशंस में. आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो, मतलब कि IC और IB का रेशियो, इसे हम बीटा से डिनोट करेंगे. बीटा IC अपॉन IB. बीटा इज IC अपॉन IB. और ये कहेंगे करंट गेन फैक्टर. दिस इज कॉल्ड DC करंट गेन फैक्टर. रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट कॉल्ड एज DC करंट गेन फैक्टर. DC इसलिए क्योंकि सब कांस्टेंट वैल्यूज है, वेरिएबल नहीं है ये.
DC करंट गेन फैक्टर, रेशियो ऑफ IC अपॉन IB। और यहीं पर अगर आप डेल्टा लगा लो, मतलब डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB चेंज, तो इसको कह दीजिए AC करंट गेन, AC करंट गेन। लिख लो, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं वहीं पे लिख रहा हूं। मैं DC करंट गेन पे ही वापस आ रहे हैं, डेल्टा हटा देते इसमें से। दिस इज करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का। बट ये रिलेशन कौन से मोड में है, ये रिलेशन इनमें से कौन से मोड में काम करेगी? एक्टिव। ओनली इन द एक्टिव, ओनली इन द एक्टिव, बिकॉज कट ऑफ में IC है ही नहीं और सैचुरेशन में IC चेंज हो ही नहीं रहा। IB चेंज हो रहा, IC चेंज नहीं हो रहा। सो इन एक्टिव मोड बीटा इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IB, मतलब IB बढ़ाओ IC बढ़ेगा, एंड बीटा इज अ फिक्स वैल्यू फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर। बीटा इज फिक्स वैल्यू फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। सर्किट ये रहेगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखो, तैयार हो? यस सर। ठीक है, चलिए। आपको ये दे रखा है, वैल्यू ऑफ VCC दे रखी है, VCC 10 वोल्ट है, 10, VCC इज 10 वोल्ट, 10। VBB 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। RC 2 किलो ओम, यार ये ग्राफ हटा दे पहले, रुको। तो इसको मैं कह रहा हूं यार, ये 2 किलो ओम है, ये हमारा 10 वोल्ट है, और ये VBB 4 वोल्ट है, और बीटा की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर। बीटा इन द क्वेश्चन इज गिवन एज 200। अब आप मुझे बताओ IC, IE और IB की क्या वैल्यूज होंगी? IC की वैल्यू, IB की वैल्यू और IB और IE, मतलब तीनों करंट्स निकालने हैं मेरे को, तीनों करंट्स की वैल्यू निकालनी है। और RB दे रखा है, सॉरी, RB की वैल्यू ये मिस हो गया हमसे। RB 220 किलो ओम, 220 किलो ओम RB। नहीं, 2 है ये, 220 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है बेस के साइड पर, बेस नाजुक होता है, तो नाजुक चीजों में ज्यादा करंट नहीं भेजी जाती। तो देखो, एक चीज जो आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में कोई नहीं बताएगा, सब चोर है। ये VBE, व्हाट इज VBE? द पोटेंशियल ड्रॉप, VBE मींस द पोटेंशियल ड्रॉप across base emitter junction which is a forward bias PN junction। अभी मैंने ग्राफ हटा दिया, और कल भी इसके क्वेश्चन कर रहे थे। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को याद करिए। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जाकर के उठ गया था ऊपर, तो आप किसी भी अमाउंट का करंट फ्लो कराओगे, VBE की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.6। सर 0.7। हाँ, याद करो। अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, IB और VBE। तो ग्राफ हुआ समथिंग लाइक ऐसे करके ना, ऊपर राइज कर गया था। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ IB, फॉर एनी वैल्यू ऑफ IB, VBE is a fixed value 0.7। यही चीज कल PN जंक्शन में भी कर रहे थे, और यही कैरेक्टरिस्टिक कर्व का एप्लीकेशन है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व खाली फोटो खींचने के लिए नहीं है।
समझने के लिए भी है कि IB ज्यादा हो चाहे IB कम हो, हमारा VBE 0.7 होगा। तो पहले ये इक्वेशन लगाओ, VBE 0.7, VBB 4.74, RB दे रखा है। सबसे पहले IB निकालो कितना आएगा। तो सर VBE 1.5 into 10 की पावर -5। हाँ जी, न्यूमेरिकल बड़े आसान है बच्चा, फिर बताना आपको ना नॉलेज। और इक्वल टू VBB 4 माइनस IB जिसका कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं, और RB 220 किलो ओम। तो क्योंकि हम किलो ओम के अंदर अगर रेजिस्टेंस लेंगे तो आंसर जो आएगा वो मिली एम्पियर में आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज वैल्यूज के साथ सिंप्लीफाई करोगे तो IB का आंसर अराउंड आएगा 15 माइक्रो एम्पियर के नियर अबाउट। एक बार चेक जरूर कर लेना, लगभग 15 माइक्रो एम्पियर के आसपास जाएगा ये। यस सर। यस सर। सर लगभग क्या एग्जैक्टली आ रहा होगा शायद। ये सर एग्जैक्टली यही आ रहा है। ठीक ठीक। फिर IB, अब कहानी स्टार्ट। ये चीज अगर किसी को स्ट्राइक कर जाए ना VBE 0.7 फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फिर तो उसके लिए क्वेश्चन आसान है। IB आ गया, बीटा 200 दिया हुआ है, बीटा गिवन है 200, IC आ जाएगा। बीटा ये न्यूमेरिकल में दिया जाता है 200, जैसे हमने दिया आपको, वैसे न्यूमेरिकल में कुछ तो दिया जाएगा 150, कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। और IB निकाल चुके हैं, ये एज पर द आंसर गिवन इज 3 मिली एम्पियर। आपको बताना सही है गलत। सही है। सही है। मिली एम्पियर में। और IE तो एक रिलेशन और चल रहा था, IE इक्वल्स टू प्लस IC प्लस IC। तो इसके थ्रू एमिटर करंट जो आ रही है, एमिटर करंट वो है जो आंसर दिया है उसके हिसाब से 3.02 मिली एम्पियर। चेक कर लो सही है नहीं। ठीक है जी, आएगा, दोनों ऐड कर लो 3, ये राउंड ऑफ हो जाएगा मेरे ख्याल से, कुछ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली होगा ये 3.02 मिली एम्पियर। ठीक है, बोलो यार जल्दी, थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा बच्चे। यस सर, हो गया। Yes, हाँ, sir. ठीक। तो आगे इसके बाद वो पूछते हैं ये कितना होगा VCE। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCE। तो अब वो निकल ही जाएगा, VCC दे रखा है, RC दे रखा है, IC कैलकुलेट हो गया, तो नाउ वी कैन फाइंड VCE आल्सो। एक लिंक मिलने की देर होती है, एक लिंक आया तो फिर ठीक है। एक और चीज बता दें आपको, ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे भी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके। एक और दिखा रहे क्वेश्चन, ये भी ट्राई काफी देर से। VCC 10, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम। ठीक है, यहाँ पर 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, और ये ऐसे करके ग्राउंडेड है, और ये भी ग्राउंडेड है, ये दोनों ग्राउंडेड है। मतलब ये एमिटर साइड है, एमिटर साइड भी ग्राउंडेड है, बेस साइड भी ग्राउंडेड है, कलेक्टर साइड ये है, वहां पर दे रखा है 2।
वीसीसी का मतलब बेसिकली ना ये है, वीसीसी कहने का मतलब यहाँ पर एक बैटरी है, आपको ऐसे बताना प्रॉपरली, यहाँ पर एक बैटरी है विच इज 10 वोल्ट, ये कुछ ऐसे है, और ये पॉइंट ऐसे कनेक्टेड, मतलब प्रॉपरली ये कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं, अगर वैसे बात की जाए तो कुछ इस टाइप के डायग्राम सही है। बीटा 200 है, बीटा इज 200। एक बार बताओ कौन से मोड में काम कर रहे हैं? एमिटर ग्राउंडेड, बेस ग्राउंडेड, यहाँ पर कौन सी बायसिंग है? बेस एमिटर जंक्शन की बायसिंग देखो, दोनों ग्राउंडेड। इज इट फॉरवर्ड बायस? बेस एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है भाई, एनपीएन, एनपीएन एरो बना दे रहे हैं। ये बायसिंग है ही नहीं अभी, यहाँ पर बैटरी नहीं है, फॉरवर्ड बायसिंग नहीं आई अभी। कौन सा मोड हुआ इसका, किस मोड में काम कर रहा है ये? कट ऑफ। कट ऑफ। तो इसमें ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, बीटा देने का कोई मतलब नहीं, ये कट ऑफ है, अभी चालू ही नहीं हुआ ये। तो हम कहेंगे IC 0, IB 0, IE 0, दिस इज कट ऑफ मोड। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं है तो रिवर्स बायस मान लो, बेसिकली बायस ही नहीं है, यहाँ पर बायसिंग है ही नहीं, कहीं कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। और जैसे मैंने कॉमन एमिटर बोला है ना आपको, अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हुआ, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, just like common emitter, if we have common base transistor, तो उसका करंट गेन हम अल्फा से डिनोट करते हैं। कॉमन एमिटर में बीटा और कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा, जो कि आईसी, क्योंकि ये कॉमन बेस है तो बेस टर्मिनल अगर कॉमन हुआ है तो इनपुट करंट IE होगा, ये कॉमन बेस के लिए करंट गेन अल्फा। और इन दोनों में बड़ा एक खूबसूरत सा रिलेशन है अल्फा बीटा के बीच में, वो ये IE इक्वल्स टू IB प्लस IC, और रिप्लेस कर ले IB को, तो यू कैन राइट डाउन IB एज IC डिवाइडेड बाई बीटा प्लस IC, और IE कैन बी रिप्लेस्ड बाय IC डिवाइडेड बाई अल्फा। सो इट इज 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1, ये एक रिलेशन कह सकते हो, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा रिलेशन। रिलेशन नोट किया आपने? Yes, sir. इसको हटाएं तब तक ओके, इसको जगह बड़ी दिक्कत है, कुछ है। सो एक और प्रॉब्लम,
यार अगर आपको कुछ भी समझ आया हो इतनी देर में, तो मुझे आप ये बताओ यहाँ पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल ऊपर रखूं, ये जानते हुए कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मतलब ये एन है, बेस पी है और कलेक्टर एन है. सो आई वांट अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन हियर. आई वांट फॉरवर्ड बायसिंग. ई की तरफ नेगेटिव वाला। फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए, ये पी और ये एन, फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए आपको. पी वाली साइड की तरफ कौन सा टर्मिनल दिखाओगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। ये नेगेटिव, इसको डिनोट करेंगे VEE. दिस इज अ कॉमन बेस बिकॉज बेस को ग्राउंड किया गया. दिस प्रॉब्लम इज अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर. और इधर कैसे बैटरी दिखा दूं? इधर दिखा दिया आपने, इधर कैसे दिखाओगे? यहाँ आपको रिवर्स चाहिए, कलेक्टर बेस साइड रिवर्स होना चाहिए. कलेक्टर बेस रिवर्स होना चाहिए, तो P वाला 0 पे है, अब रिवर्स चाहिए आपको, तो C वाला कलेक्टर पे पॉजिटिव। 0, हाँ, P साइड 0, तो N साइड उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी ऐसे. इसको VCC लिखेंगे, इसको RC लिखेंगे, इसको RE लिखेंगे. अपनी RB नहीं लिखेंगे. और अब वैल्यूज क्या क्या है देखो, ये 1 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम, ये 0.5 है, हाफ किलो ओम है, हाफ किलो ओम. और ये 5 वोल्ट है, ये 5 और ये भी 5 है, दोनों 5 है. और बीटा की वैल्यू 100, इस क्वेश्चन में बीटा ने रखा है 100. अब ये है कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज ये कॉमन बेस है, तो बीटा का कोई मतलब नहीं है. मैं बीटा का मतलब सिर्फ ये है कि पहले आप इस रिलेशन से अल्फा निकालिए, बिकॉज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी. तो बीटा देने का पर्पस वह है कि वो ये वाला रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, तो ये रिलेशन यूज करना होगा. उससे पहले अल्फा की वैल्यू लो. इफ बीटा इज 100, हाउ मच विल बी अल्फा? निकल जाएगा अल्फा. यस सर। यस सर। उसके बाद 100। हाँ, जो भी आ जाए, मतलब अल्फा निकालना है. डायरेक्टली बीटा मत यूज कर लेना, वो देख लीजिएगा. अगर ये कॉमन एमिटर है तो बीटा का डायरेक्ट यूज करना होगा. अगर कॉमन बेस है तो बीटा दे करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पहले उससे अल्फा निकालो. वो चाहते हैं गलती करो. अब बेस से एमिटर की तरफ जाने पर क्या पोटेंशियल आएगा? देखो, बेस पर 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल -5। -5. तो हियर द पोटेंशियल इज -5. और आगे बढ़ो, करंट इसमें बाहर आ रही है, एमिटर करंट बाहर आ रही है, एमिटर करंट नीचे जा रहा है, यहाँ -5 है, यहाँ क्या लिखेंगे? सर -5 प्लस IERE। प्लस, ये देख लीजिएगा आप, ये -5 प्लस IERE लिखना है या माइनस लिखना है, ये आप देख लो. मैंने प्लस लिख दिया है, मतलब मैं सही होगा. मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा कि एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करो चीजों को. सही है वैसे मेरे ख्याल से, क्यों? यस सर। यस ठीक सर। है. तो ये हमारा एमिटर का पोटेंशियल आ गया यार, एमिटर का. सो VBE कितना हुआ? VBE
सर 0.7 इसके हिसाब से क्या हुआ, क्योंकि आपने एमिटर का पोटेंशियल निकाला ना, ये टर्म पोटेंशियल एट एमिटर है, और VBE का मतलब बेस माइनस एमिटर, बेस माइनस एमिटर, बेस इज 0 माइनस ये वैल्यू, IERE तब वो एक्चुअली 5 माइनस IE, और RE की वैल्यू 1 किलो ओम है, और ये होना चाहिए 0.7। इसको 0.7 रखेंगे फिर से एक बार, इससे IE आएगा मिली एम्पियर में, क्योंकि यहाँ किलो ओम है, किलो ओम रखा है तो मिली एम्पियर में करंट आएगी, जो रफली 4.3 4.3, हाँ सर यही है। 4.3 अब उसके बाद कहानी चल पड़ी, आई अगर 4.3 है, अल्फा इस रिलेशन से आएगा तो आईसी भी आ जाएगा, और अगर आईसी आ जाता है तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आईसी के रिलेशन से आई बी आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं है यार, समझ गया, अगर समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल पार्ट इसका आसान है। हटाए यार, बस 5 मिनट का टॉपिक रह गया और उसको कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लोज कर लें। ये इस पे सर्किट के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक या दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो उसको लेकर के डिस्टर्ब ना होना। वो दो बार ऐसा हो चुका है कि वो बीटेक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो मतलब जेई वालों ने एक माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई, बट वो गलती कई लोगों पे भारी पड़ गई थी। तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ भी होगा, क्योंकि अब काफी सुधर गए हैं, तो अब ऐसा काम नहीं करते। दिस इज कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर NPN। अभी इसको RC की जगह मैंने RL लिखा है, RL फॉर द लोड रेजिस्टेंस, RC की जगह RL। बैटरी में जानबूझ करके इसलिए हटा देता हूँ, हमें थोड़ा सा याद आ जाए। NPN ट्रांजिस्टर है, एरो देख करके समझ जाना। बेस, एमिटर, कलेक्टर। NPN, यहाँ N है, और इधर से ये फॉरवर्ड बायसिंग इस तरफ। नीचे कौन सा टर्मिनल डालूं, जल्दी बताओ। नीचे नेगेटिव टर्मिनल डाले, पॉजिटिव टर्मिनल, ये N है सर नेगेटिव। नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये हो गया VBB। इधर फॉरवर्ड बायस चाहिए। इसको आप अपने लेवल पे एक बार देखना यार, टाइम लग रहा है। और ये VCC है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पढ़ा रहे हैं आपको, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का मतलब एक लो एम्पलीट्यूड की सिग्नल को बड़े एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। लो एम्पलीट्यूड सिग्नल कन्वर्टेड इनटू हाई एम्पलीट्यूड। अभी की जो वर्किंग है, इस वर्किंग के हिसाब से एमिटर करंट बाहर जा रहा है, बेस वाला करंट इसके अंदर जाएगा, और कलेक्टर वाला भी अंदर जाएगा, IB और IC। ये डायग्राम्स बन रहे होंगे। अगर हम लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस अपना आउटपुट रिसीव करें, आउटपुट वोल्टेज हम लोड के अक्रॉस लेंगे, तो कैसा आउटपुट आएगा मेरा। फिलहाल के डायग्राम से सारे हमने कांस्टेंट वोल्टेज लगा रखे हैं, सारी वोल्टेजेस कांस्टेंट है। नेचुरल सी बात है कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, मतलब यहाँ पर ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पर एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। यस सर। ठीक है, उसको हम, ये गलती हो गई यार, जगह ही नहीं बचती है कुछ। चलो यही कहीं साइड में ना दिखा देते हैं इसको। आउटपुट वोल्टेज को हम एक कांस्टेंट लाइन दिखा रहे हैं। अब कांस्टेंट लाइन, आउटपुट मतलब ये,
अब हमारे पास एक वीक सिग्नल है, वीक सिग्नल मतलब जो बहुत धीमे धीमे है, उसको एम्पलीफाई करना है मुझे। तो जिस सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है उसके लिए क्या करिए, उस सिग्नल को इस बैटरी के साथ सीरीज में ऐड कर दें। अ सिग्नल मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सिग्नल मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक लो एम्पलीट्यूड का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बैटरी के साथ सीरीज में लगा दें। होगा क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, VBB प्लस VS साइन ओमेगा टी टाइप, ऐसा कुछ बन जाएगा, जो कि टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगा। मतलब कभी यहां पर वोल्टेज बढ़ेगी, कभी यहां वोल्टेज कम हो जाएगी, मतलब कि बायसिंग चेंज होगी, फॉरवर्ड बायस कभी ज्यादा होगा, फॉरवर्ड बायस कभी कम हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर को रखा जा रहा है एक्टिव मोड में, एक्टिव मोड। तो जिस टाइम साइन ओमेगा टी पॉजिटिव होगा, मतलब यहां वोल्टेज बढ़ेगी, मतलब बायसिंग बढ़ेगी, मतलब IB बढ़ेगा, मतलब IC बढ़ेगा। और एक बड़ी बात देखो आप, जब यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज, तो आपको यहाँ पर भी कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज बदलेगी, बायसिंग चेंज होगी, IB चेंज होगा, IC चेंज होगा, यहाँ का वोल्टेज भी चेंज होगा। और अभी तक 3-4 न्यूमेरिकल हमने किए हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में अगर आपने नोटिस किया हो तो बीटा की वैल्यू आपको 200, 100 दी जा रही है, जो कि IC अपॉन IB है। मतलब IB के थोड़ा सा बदलने पर, IB के थोड़ा सा बदलने पर ये 100 टाइम्स ज्यादा चेंज होगा। यानी यहाँ थोड़ी सी करंट बदली, थोड़ा सा वोल्टेज बदला नहीं, यहाँ 100 टाइम्स चेंज ऑफ वोल्टेज मिलेंगे, काफी मैग्नीफाइड, काफी एम्पलीफाइड। क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है मुझे, जिसको हम V आउटपुट कह रहे हैं, वो IC इंटू RL है, IC RL है। तो अगर यहां पर कुछ बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो ये भी चेंज कर जाएगा। बोलिए, होगा ये यस चेंज? सर, ठीक है। यस सर, यस। ये तो सिग्नल की वजह से जो IB बदलेगा, IB की वजह से IC बदलेगा, IC की वजह से यहां पर वोल्टेज बदलेगा। तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेल्टा IC इंटू RL डिवाइडेड बाय विच इज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। और डेल्टा IB इंटू RB, क्या हुआ ये जानते हो? डेल्टा IB इंटू RB क्या हुआ? चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इसको हम डिफाइन करेंगे वोल्टेज गेन A, कैपिटल A सफिक्स V, वोल्टेज गेन फैक्टर, वोल्टेज गेन फैक्टर। और अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ये रेशियो क्या है, ये रेशियो डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, इसी रेशियो को थोड़ी देर पहले कुछ और कहा था, इट इज डिफाइंड एज बीटा। बीटा। तो बीटा बीटा टाइम्स RL बाय RB इज द वोल्टेज गेन।
एक्चुअली हमारी इक्वेशंस, न्यू मॉडिफाइड इक्वेशंस क्या होंगी वो दिखा दे रहे हैं आपको। नई मॉडिफाइड इक्वेशंस क्या बनेंगी। इधर की तरफ हमारी इक्वेशन ये बनी थी, इस साइड पर हमारी इक्वेशन इसके पहले ये थी, VBE was VBB माइनस IBRB। अब उसमें ये सिग्नल और ऐड हो गया, तो प्लस VS साइन ओमेगा टी माइनस IB RB। अब इसको ऐसे समझो यार, हमारा पहले ये कंसेप्ट था, पहले जब ये सिग्नल नहीं था तो ये था, सिग्नल न होने की एब्सेंस में ये इक्वेशन थी, सिग्नल न होने की एब्सेंस की ये इक्वेशन थी। सिग्नल ऐड करने से हम IB को चेंज कर रहे हैं, तो हम माइनस डेल्टा IB RB डाल रहे हैं। ये बात थोड़ी देख लो आप क्या करीब है, ये नई इक्वेशन क्या लिखी है वो समझो आप। पहले ये दो टर्म थे हमारे पास, ये और ये। जैसे ही सिग्नल वोल्टेज ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी, इसके करस्पॉन्डिंग IB में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या ये बात समझ आई है क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही क्या लिखा जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा IB RB देख रहे हो ना, ये चीज डिनोमिनेटर का डेल्टा IB RB, वो एम्पलीट्यूड वाइज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा, VS एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। और न्यूमरेटर इज change in output voltage, numerator is change in output voltage, so change in the output voltage divided by signal voltage is voltage amplification, voltage amplification। ठीक है जी, Yes, sir. धन्यवाद जी, Yes, sir. धन्यवाद, Thank you, sir. थैंक यू बच्चे, थैंक Thank यू। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.